हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो आज के पेपर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर 10 ग्राम ऑफ ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से आपको ये बताना कि 10 ग्राम अगर आपने अमाउंट ली तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। अब मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, इसका मतलब मोल इक्वल होना चाहिए और मास इक्वल दे रखा हो। हमें ये पता है मोल इक्वल टू होता है गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर वेट। इट मींस जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम होंगे। मॉलिक्यूलर वेट है उसको काउंट करना है। तो आप ये देख रहे हो N2O और CO दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग हो गया। N2 का अलग हो गया, कितना होता है 14 14 28। इसका अलग होगा, कार्बन एक कार्बन का 12, 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको ऐड करोगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप काउंट करो N2 का। N2 की बात करें कितना होगा 28। कार्बन की CO की बात करें, कार्बन का कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, कितना होगा 28। तो इन दोनों का मोलर मास है वो सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम देंगे एक तो इसमें। दूसरा भी चेक करते हैं। N2O की बात करें, N2O जैसे N2O को हम देखें, N2 का कितना होगा 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 और कितना होगा 44 और CO2 का भी मोलर मास कितना होता है 44। तो COD इन दोनों के मोलिकुलर मास है वो सेम इनके पेयर्स के। इसका मतलब कौन सा होगा C एंड D। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम तब होंगे जब मोल्स के नंबर सेम होगा। मोल्स सेम कब होगा, जब मास सेम दे रखा हो, तो जब मोलर मास है वो सेम हो। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है KT इक्वल टू ln C0 अपॉन CT। CT क्या T टाइम पे कंसंट्रेशन है, ये A भी बोल सकते हो उसको, इनिशियल कंसंट्रेशन इसको ये बोल दो। ये T टाइम पे कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो उसको लॉग फॉर्म में। तो अब यहां पर आपको देखना है किसमें ग्राफ प्लॉट करना है। एक तो डायरेक्ट ये वाला लॉग बोल सकते हो, ln को भी यहां पर कुछ स्लोप वगैरह दे नहीं रखा तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो आपके पास में क्या होगा ln C0 अपॉन CT है, वो किसके बराबर हो गया KT। इन दोनों के बीच में ग्राफ है तो y इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में mx, और y इक्वल टू mx का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होती है विद स्टार्ट ओरिजिन पॉइंट। दिस वन इज करेक्ट। हाँ, फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं। ln CT है, इसमें ग्राफ है तो हम इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं KT इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इधर, KT इक्वल टू होगा आपके पास में ln C0 माइनस ln CT। इसको चेंज करते हैं इक्वल के इधर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा ln CT इक्वल टू ln C0, इसको इधर लेके आएगा, इसके इधर प्लस, सॉरी माइनस, इसको चेंज करोगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस KT। तो इसमें ग्राफ प्लॉट करना है ln CT वर्सेस T। तो ये क्या होगा, ये y एक्सिस पे रखोगे, y इक्वल टू क्या होगा C माइनस mx। तो नेगेटिव स्लोप है विथ स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा होगा, ये वाला भी करेक्ट है। हाफ लाइफ और एक के अंदर रिलेशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ वो होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या होता है T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A टू द पावर n माइनस 1। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखोगे तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट के लिए रखोगे तो वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 पावर कितनी होगी 0। इट मींस इंडिपेंडेंट, तो ये वाला गलत हो गया। तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, डिसोसिएशन ऑफ KClO3 इन KClO2। देखो क्या हुआ है, KClO3 है वो डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, KCl प्लस O2। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहाँ पर Cl किसमें -1, O2 -2 है और यहाँ पे कितना रहा है 0 के अंदर, +5 से -1 यहाँ पे इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और 2 नेगेटिव से O यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, इंट्रामोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स का होता है तब उसका नाम होता है इंट्रा, और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट वन, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 इज 1 × 10⁵। ये हेनरी कांस्टेंट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। एयर के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है 0.8। द नंबर ऑफ moles of N2 formed from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin 5 atm pressure। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 atm प्रेशर आपके पास में टोटल
ये आपके पास में कोई लिक्विड ऑफ वाटर है, देखो सपोज करो ये वाटर आपके पास में, इसके कितने मोल गिवन है आपको, 10 मोल आपको गिवन है, क्लियर हुआ। हेनरी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। अब देखो क्या होता है, हेनरी ने क्या बोलता है, जितना पार्शियल प्रेशर अपॉन द लिक्विड सरफेस लगेगा उतनी ही गैस जाके अंदर डिजोल्व होगी। तो यहां पर हमें काउंट करना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन एयर में कितने 0.8 और टोटल प्रेशर कितने पे 5 पर, तो कितना होगा पार्शियल प्रेशर 4, ये हुआ। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये हुआ। अब वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन हम काउंट कर लेंगे इससे। तो वाटर के अंदर मोल फ्रैक्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो हमारे पास में था 4, हेनरी कांस्टेंट हमारे पास में 1 इंटू 10 टू द पावर 5, देन ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5। ये तुम्हारे पास में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से हमें पता चल रहा है कि 10 की पावर -5 में, इसका मतलब नाइट्रोजन का डिसॉल्व अमाउंट बहुत ही कम होगी। तो वाटर के रेस्पेक्ट में आप उसको नेग्लेक्ट मान सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे मोल ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल में वाटर के ले लो 10, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 4 इंटू 10 टू द पावर -4, देन फर्स्ट वन इज करेक्ट, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हेनरी बोलता है। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following set of quantum number is not applicable for 14th electron of phosphorus atom। phosphorus atom के 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा इनमें से वैलिड नहीं है। तो आप काउंट करो, phosphorus है, एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, मैं ये मान लेता हूं 3p3 होता है, वैसे 14 के लिए पूछे तो 2 और 1 ऐसे हुआ। इसका मतलब 3p के किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है, 3p के इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, पहले ये काउंट करना है, और p के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो n के लिए 3, p के लिए 1, l की वैल्यू 1 होगी, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 होती है। तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। यहाँ पर l इक्वल टू 0 रख दिया, l इक्वल टू 0 तो s के लिए होता है, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन तो किसमें एंटर कर रहा है p के अंदर, देन दिस वन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, 50 ml of 0.5 m oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution, then amount of NaOH in 500 ml of given sodium hydroxide solution is। देखो एक एसिड दे रखा है, दूसरा बेस दे रखा है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5 इंटू 2, एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का होता है 2 इंटू कितना हो गया 50 इक्वल टू ये कितना ml लिया 25, इससे नॉर्मेलिटी मेरे पास में NaOH क्या आ जाएगी, तो ये क्या होगा 25, ये हो गया, तो कितना होगा 2 नॉर्मल था। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1 होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट है वो दोनों सेम होंगे, तो ये वाली वैल्यू होगी 40। और कितने वॉल्यूम में आपको काउंट करना है 50 ml के अंदर, ये वाला 50 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये वाला हो गया 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो W इक्वल टू कितना होगा 4 ग्राम। देन सेकंड वन इज करेक्ट। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन दे रखे दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करके सोल्व कर लो। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करते हैं, सेकंड वाला हो गया। फिर साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जो इनफाइनाइट स्टेप से दोबारा से वही स्टेज दोबारा इनिशियल स्टेज को ऐड कर ले। आइसोबेरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती है, एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो ये वाला मैच कर रहा है सेकंड। A large increase in the rate of reaction for the rise in temperature is due to, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो कोलिजन से नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाता है। देन सेकंड वन इज सही। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शन एट 191 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.24। व्हाट इज Kc, इसके लिए Kp की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc आर्टिक
पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी देखो, यहाँ पे 2 मोल है, इधर भी कितने मोल है, 2 मोल। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म तो 1 बन गई। इट मींस केपी इक्वल टू केसी। इसका मतलब जो केपी है वो केसी होगा। फॉर द रिएक्शन A plus 2B change in 2C at 27 degree centigrade, 2 mole of A, 4 mole of B and 6 mole of C are present in 2 liter of solution. Then if Kc of this solution is 0.2, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसके लिए वाले मोल है और Kc की वैल्यू आपको गिवन है और रिएक्शन की डायरेक्शन पूछी। इसका मतलब QC कैलकुलेट करना है। QC गिवन कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, इसकी पावर 3। तो ये वाला क्या होगा, सी के कितने मोल है, 6 मोल ऑफ सी, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। ए के मोल 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। ये तो कैंसिल आउट होगा, ये वाला कितना बचा 2, तो ये कितना होगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 3, 2 3 जा 3, 9 अपॉन 4 या जो भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू क्या 1 से कम है। अगर QC की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, यानी KC से वैल्यू बड़ी आ रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। रिएक्शन इज गोस टू बैकवर्ड डायरेक्शन। पावर एक B की पावर 3 है ना, तो और कर दो इसको, पावर 3 4/2 ये लगा दो, तो ये आएगा 2/8, 1 से वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो मैच दिस कॉलम, इस कॉलम में इसको आपको मैच करना है। क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +6 के अंदर है, यहाँ पे किसमें जा रहा है +3 में। तो पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज आ रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन में चेंज है, कितने का चेंज है 3 में, और क्रोमियम के नंबर कितने 2, तो पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज चाहिए 6 का। इसका मतलब 6 मोल, इट मीन 6 फेरोराइड इज रिक्वायर्ड। ए में कितना हो गया 6, सेकंड वाला हो गया। फिर देखो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पे किसमें जा रहा है +4, कितने का चेंज आएगा 3 का, तो बी के अंदर 4th, तो ए में सेकंड, बी में 4th, ऐसे बाकी में कैलकुलेट कर लो। सोडियम को कितने की रिक्वायरमेंट होती है 2 मोल के लिए, एक Na+ को सोडियम में जाने के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, 2 के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे काउंट करना है। The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Then what will the energy of atom corresponding to n equal to 2? देखो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है उसी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में आप भेजते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उसी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी, और वो फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है। तो फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन के लिए बात कर रखी है, Z² अपॉन N², 2 के लिए कितना होगा 4, तो क्या होगा -3.4। सेकेंड वन इज करेक्ट। आगे देखो, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर ऑफ करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, इसके लिए बात कर रहे कि ऑक्सीजन रिलीज कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो क्या होगा, बोरॉन का कितना है 10.8, तो ये कितना होगा 10.8 और ये कितना होगा 6, तो काउंट करोगे 6 7 2, इट मींस 1 मोल को बर्न करने के लिए बात कर रखी है, और 1 मोल को बर्न करने के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल ऑक्सीजन उसकी रिक्वायरमेंट आपको रिएक्शन पे दे रखी है, अदरवाइज आपको नहीं दे रखा तो आप ऑक्सीडाइज करके इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है W/E इक्वल टू I इंटू T 96500। ये हमारे पास में क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कितना एम्पियर आपने पास किए 100 एम्पियर ग्राम इक्विवेलेंट। I 100, टाइम आपको काउंट करना है, ये टाइम आपके पास में आता है सेकंड में, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है,
सॉरी आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसे डिवाइड कर दो इंटू 96500, ठीक है, इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो कितना मोल है 3 मोल, या इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, तो कितना मोल हो गया 3, एन फैक्टर कितना ऑक्सीजन का, ये 0 से किस में जाता है -2 में, तो पर मोल चेंज कितने का आएगा 4 का, तो कितना हो गया 4। तो ऐसे टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये वाला टाइम आता है 3.2, ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू है उसको काउंट कर लेना, ये आवर्स के अंदर आप काउंट करोगे तो आवर आएगा 3.4 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड वन। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी वो थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये वाला टाइम है ना आपका, ये टाइम यहाँ पे क्या आएगा सेकंड, और सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, आपको आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो बस ये कन्वर्जन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड CS2O and 180 gram respectively, the molecular formula of the compound, empirical formula there का molecular formula is equal to होता है empirical formula into n number of unit किसकी इक्वल होती है, ये होता है molecular weight अपॉन empirical formula weight। तो empirical formula आप देखोगे कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन, 16 ऑक्सीजन का काउंट करोगे तो कितना हो गया 30, तो 0 कितना गया 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6, तो कितना होगा C6H12 और 6 ग्लूकोज बन गया, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 0.5 लीटर, अज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी आइडियल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या लगाते हैं ICRT, ये होता है पाई इक्वल टू, आई की वैल्यू होगी 1, कंसंट्रेशन मोलरिटी में लेना है, कितना मोल है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, R होता है 0.0821 इक्वल 298, और इसको आप सोल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और इसको वैल्यू आप इसको अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.780, देन फर्स्ट वन इज करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन quadrupole when temperature changes from 300 degree centigrade to 400 centigrade, calculate the energy of activation। रेट ऑफ रिएक्शन और 4 टाइम हो रही है, तो क्या लिखोगे, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू होता है EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 या डेल्टा T लिख रहा हूं अपॉन T1 इंटू T2, वैल्यू रखेंगे, तो log क्वाड्रपल 4 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R किलो जूल में आंसर है, देन 8.314 डिवाइड बाई 1000, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने का चेंज आया आपके पास में 100 अपॉन 300 इंटू 400, ये सोल्व करना है। log 4 है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होती है 0.6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके EA है उसकी वैल्यू आपको काउंट करनी है, तो यहाँ पे EA है उसकी वैल्यू आएगी 13.7, ये कैलकुलेशन, ये ध्यान में रखना चाहिए कि डिफरेंट टेम्परेचर पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं 13.7। नेक्स्ट वन, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 27 degree expand isothermally and reversibly from volume of 6 liter to 60 liter, the work done in kilojoule is, तो W इक्वल टू क्या होता है माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो ये होगा माइनस 2.303 n 5 मोल है, R एटमॉस्फेयर लीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं 0.0, या यहां पे आप डायरेक्ट किलो जूल भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू लगा लो, किसमें दे रखा आंसर किलो जूल में काउंट करना है, तो 8.314 डिवाइड बाई 1000 log V2 अपॉन V1, फाइनली कितना होगा 6 से क्या हो 60 लीटर, 6 इनिशियल क्या था 6, फिर क्या 60, कितना होगा 10, और log 10 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस 28.72, ठीक है, तो सेकेंड वन इज करेक्ट।
How much water must added to 300 ml of 0.2 m solution of acetic acid, Ka की वैल्यू गिवन है, for the degree of dissociation of the acid to double. तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू V1 अपॉन V2. ये होगा डबल करना, इसका मतलब 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2. रूट हटाओ तो इसका स्क्वायर कर दो, देन V1 अपॉन V2 इक्वल टू कितना आ गया 4. देन V2 इक्वल टू क्या हुआ, अरे V2 अपॉन V1, सॉरी उल्टा लिख दिया इसको. तो V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, तो V2 क्या होगा 4V1 होगा. तो 4 इंटू कितना है 300 ml, तो कितना हो गया 1200 ml. अब 300 तो पहले ही था, एक्स्ट्रा कितना ऐड किया आपने 900. टोटल आपके पास में 1200 आ गया, 300 आपके पास में था तो कितना हो गया 900. सेकंड वन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, व्हेन आइस मेल्ट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री 0 पे तो इक्विलिब्रियम रहता है, 1 पे मेल्ट होगी तो लिक्विड में जाएगी, एंट्रोपी वो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये गलत हो गया. फ्री एनर्जी चेंज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, तो ये सही है. फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव में आएगी, तो ए सी डी. फर्स्ट वन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोर स्पॉन्टेनियस. ये होता है ये वाला होता है, ये सीरीज होती है +3 से +2 एसआरपी की डेटा है. तो यहां पर आप दे रखे हो सबसे ज्यादा एसआरपी कोबाल्ट का है, और न्यू गिवन स्पीसीज में सबसे ज्यादा एसओपी टाइटेनियम का है. एसओपी इसका सबसे ज्यादा है, एसआरपी इसका सबसे ज्यादा है. और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन की, इसका मतलब जिसका एसओपी ज्यादा होता है ना उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. तो पहला आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following represent the correct order of the second increasing first ionization enthalpy of calcium barium. ये इनकी बात करें, सबसे ज्यादा तो किसकी होती है इनर्ट गैस की, आर्गन की. अब इनके अंदर ये वाले तो मेटल्स आ गए, एल्कली मेटल्स, ये नॉन मेटल. नॉन मेटल में सल्फर और सेलेनियम, इसमें सल्फर की ज्यादा होती है, नीचे जाने पर डिक्रीज होगी. और कैल्शियम और बेरियम के अंदर बात करें तो कैल्शियम टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है ना, तो कैल्शियम की ज्यादा होगी. उसके बाद में कौन सा होगा बेरियम. देन फर्स्ट वन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, ये आपको दे रखा है कि इनमें से इनको आपस में मैच करना है. तो इसकी बात करो तो ये वाला मॉलिक्यूल किस टाइप का होगा, MA4B2 टाइप का होगा. MA4B2 है, इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ये शो करेगा. आयनाइजेशन तो होगी नहीं इसमें, तो कौन सी होगी सिस और ट्रांस. नेचर की बात करोगे तो नेचर इसमें आप काउंट करोगे सिस ट्रांस. अच्छा, सिस ट्रांस यहां पर भी है. अब पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में. +3 में अगर आप देखोगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन 3D3, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास में प्रेजेंट है. इसका मतलब हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा. 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होगा. ए में कौन सा है थर्ड, ए में थर्ड, ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी को भी आप चेक कर सकते हो. जैसे सेकंड की बात करें तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका मतलब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी. फिर सी वाले को अगर आप चेक करोगे तो सी वाले में आप देखोगे NO3, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा टाइटेनियम. +4 के केस में नहीं होता, ये वाला चेंज करेगा, जो डायमैग्नेटिक होगा तो इसमें 4th आएगा. ठीक है, ऐसे मैच करना, पहले से ये मैच हो रहा है वैसे. अब देखो मॉलिक्यूल दे रखा है और इसकी शेप बतानी. SF6 sp3d2 हाइब्रिडेशन है, ये होगा ना SF6 में sp3d2. और sp3d2 के अंदर शेप की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होती है. तो फर्स्ट के अंदर कौन सा होगा 4, फर्स्ट के अंदर 4, 2 के अंदर आगे चेक करते हैं. NO2 प्लस sp हाइब्रिडेशन है तो क्या होगा लीनियर, ये बी हो गया. बाकी को चेक कर सकते हैं. NO3 नेगेटिव sp2 ट्राइगोनल प्लेनर. ICl4 नेगेटिव क्या होगा sp3d2, 2 नॉन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर. देन फर्स्ट वन इज करेक्ट. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद में किसकी आएगी ऑक्सीजन की होती है, ये 4 होती है. ये कितनी होती है 3.5. क्लोरीन की होती है 3, एंड उसके बाद में होती है सल्फर की 2.5, फिर हाइड्रोजन की 2.1. 4th इज करेक्ट.
Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही है। इसमें दो आइसोमर बनते हैं, फेस एंड मर, फेशियल आइसोमर और मेरिडियोनल। फेशियल आइसोमर होता है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मेरिडियोनल होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और जहां पर भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाली इसकी बात करिए डायमैग्नेटिक है और ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। Fe+2 में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 और +3 में क्या होता है 3d5। d6 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये इसकी पेयरिंग यहाँ पे करेगा, ये इसकी करेगा, तो क्या होगा d2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, तो पहला वाला क्या होगा डायमैग्नेटिक, सही है। D5 की अगर बात करोगे तो D5 में बात करोगे 1 2 3 4 5, तो उसको पेयर कर देगा, इसको पेयर करेगा, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए ना इसके पास में, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, किसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है। टाइटेनियम में 0, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें क्रोमियम +3 में कितने होते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe+3 में भी कितने 5, तो Mn और Fe+3 इनका सेम है B एंड D। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी सेम होगा। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट ऑफ फॉलो द ऑर्डर, सही है। H बॉन्डिंग का इसका सबसे ज्यादा होता है। On the basis of molecular mass, HF is expected to be a lower boiling point than other member of the group, but due to the presence of excessive hydrogen bonding, HF is the higher bonding, सही है। इसमें H bonding होते हुए बाकी में van der Waals attraction force होता है, और van der Waals attraction force मोलर मास बढ़ने के साथ में इंक्रीज होता है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन H bonding है वो एक्सेसिव होती है, वो ज्यादा डोमिनेट करती है। इट मींस बोथ आर करेक्ट। ये वाला होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप की लिगेंड प्रेजेंट हो, और जिसमें डिफरेंट टाइप का होता है वो हेटेरोलेप्टिक, सही है। FeCO5 है, पाई इसी टाइप का लिगेंड है, इसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, तो मेटल के इनर फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है, जिसका नाम होता है सिनर्जिक बॉन्ड। बोथ आर करेक्ट। नेस्ले रिएजेंट इज डिटेक्ट, नेस्ले रिएजेंट होता है अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, याद रखने वाला है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन, नहीं डाइपोल मोमेंट इसका तो 0 होता है, इसको 1.8 होता है। There are conical form can be done by NO3 negative, NO3 negative है, उसके 3 conical form है वो बनती है। O नेगेटिव है, ये आगे से रोटेट करेगा, एक बार ये वहां पर नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये आपस में चेंज होंगे तो 3 बन जाएंगे, ठीक है। ओजोन की 2 ही होती है, ओजोन की 2। PCl5 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, PCl5 है उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, जीरो रेगुलर ज्योमेट्री जिसकी भी होता है ना उसका जीरो है, इसमें लोन पेयर है ही नहीं, सारे लेटरल एटम एक जैसे होते हैं, उसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री वाले का 0 होता है। तो सेकंड वन इज करेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर से। दोस्तों वो घड़ी बस आने ही वाली है, यानी कि आज तारीख हो गई है 25 और 4 मई, जिसका इंतजार था बेसब्री से, बस कुछ ही दिनों की बात है। अपनी मेहनत जो आपने पूरे साल भर की है उसका रंग आने वाला है, उसका रंग चढ़ने वाला है। दोस्तों उन सभी के घरों में 4 मई शाम को अपन मिठाई भेजेंगे जिन्होंने कहा था कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, तो बी पॉजिटिव। चलो सवाल करते हैं दोस्तों। 121 से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन अपने को दे रखा है दोस्तों। तो नियोपेंटेन यानी कि MP किस पे डिपेंड करता है, क्लोज पैकिंग पर। MP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लोज पैकिंग, सबसे ज्यादा नियोपेंटेन का, उसके बाद में N पेंटेन का, और उसके बाद में आइसोपेंटेन में पैकिंग कम होती है तो MP कम होता है। सही बात है। अपनी एल्केन में सबसे ज्यादा NCERT में इसी का दे रखा है 256 केल्विन। उसके बाद में क्या कर रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज हायर देन प्रोपेन। प्रोपेन और इथेन में से किसका ज्यादा होता है दोस्तों, इथेन का ज्यादा होता है। MP पैकिंग अच्छी होती है इसकी, ये 101 पे नोट आउट है, यानी कि 101 केल्विन के आसपास है, इसका 85.1 केल्विन है, यानी कि इसका कम है, ठीक है। तो चलो दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 122 द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ABC आपको पता है
A B C, A for aromatic, B for back bonding, C for CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है यानी कि तीसरे नंबर पे। उसके बाद में बेंजाइलिक और ये आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो देख लो, अब नहीं इसमें बात करें तो कोई भी एरोमेटिक नहीं है, किसी में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब रेजोनेंस देखेंगे अपन। रेजोनेंस की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें रेजोनेंस के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस इन दोनों में है, तो रेजोनेंस अगर बराबर आ जाए तो अपन क्या देखते हैं बताओ, अल्फा H देखते हैं। इसके पास अल्फा H 3 है, यानी कि अनुनाद के साथ साथ रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी, सेकंड की। नेक्स्ट सवाल, एनिलीन इज मोर बेसिक देन डाइमिथाइल एनिलीन, ये तो सरासर झूठ बोल रही है दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों, आपने किया है बेसिक सेंथ, अपने एनसीईआरटी की अगर माने दोस्तों तो अपने टेबल बनाकर दे रखी है एमाइन वाले चैप्टर में, एक इथाइल मिथाइल वो तो अपन करते ही हैं, 10 लोग दे रखे हैं जिसमें से अमोनिया बाहर है। इथाइल अगर आ जाए तो अपनी एनसीईआरटी कहती हैं कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री की, उसके बाद में 3 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। और मिथाइल अगर आ जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर किसका नंबर आता है 3 डिग्री का। तो इनका ओवरऑल अगर अपन पी के बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन निकालें दोस्तों तो अपनी एनसीईआरटी ये कहती है कि सबसे ज्यादा इसका फिर इसका, यानी कि इथाइल में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर 1 डिग्री मिथाइल वाला और फिर 3 डिग्री। उसके बाद में किसका नंबर आता है, बेंजाइल एमाइन का, ये है बेंजाइल एमाइन। उसके बाद में अमोनिया नंबर आता है अमोनिया का। उसके बाद में 3 डिग्री एरोमेटिक यानी कि बेंजीन पर अगर 2 CH3 अपन लगा दें तो उसकी, उसके बाद में बेंजीन पर अपन 1 NH के साथ CH3 लगा दें, उसके बाद में एनिलीन, एनिलीन सबसे लास्ट पायदान पे है 9.38 pKb की वैल्यू के साथ अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे लिस्ट बेस है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेसिक सेंथ किसकी है, इन दोनों की है, यानी कि इन दोनों में अपने कंपेयर करवाया है कि एनिलीन डाइमिथाइल एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, झूठ बोल रही है, उल्टा होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, निम्न प्रकार की एमीन सोल्ट आपने को रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी की हूबहू कर दे, एमीन किससे बना सकते हैं अपन कि अमोनियम सोल्ट दे दिया, इसी किसकी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवा के प्राइमरी एमीन का निर्माण किया जा सकता है। ये एकदम बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, तो इसका मतलब पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, इसका मतलब सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो दोस्तों क्या दे दिया, 124 नंबर, क्या कह रहा है कि लुका छिपी का खेल सबसे तीव्र गति से इंस्टेंटली कौन खेलता है दोस्तों, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो आपको पता है कि जिस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वही खेलता है, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से देखेंगे तो पहले तो देख लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है क्या, नहीं है। बेंजाइलिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, इसका मतलब तुरंत कौन खेलेगा, 4th ही खेलेगा, क्योंकि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इसी की सबसे ज्यादा है इनमें से। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या दे दिया 125 नंबर सवाल, द रीजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पेंडिंग टेस्ट या फिर प्रोडक्ट। अपने ग्लूकोज किस किस के साथ में टेस्ट करती हैं, यानी कि किसके साथ में रिएक्शन करती हैं, किसके साथ में रिएक्शन नहीं करती। याद करो, धुल्ली धुल्ली याद आ रही होगी आपको कि ग्लूकोज जो है वो रेड फास्फोरस के साथ में, यानी कि रेड फास्फोरस और HI यानी कि HI के साथ में लॉन्ग टाइम तक हीट करते हैं तो वो N-हेक्सेन का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में अपने HCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, साइनोहाइड्रिन और ऑक्सीन बनाती हैं। इसका मतलब HCN और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर ब्रोमीन वाटर के साथ में वो रिएक्शन करती है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर ही देती है, इसमें ब्रोमीन वाटर भी दे रखा है, इसका मतलब इनके साथ रिएक्शन करती है। अब थोड़ा सा बेग चलो, जहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दोस्तों एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी वो कई कमीनों के साथ में रिएक्शन नहीं करता। क्या दे रखा है वहां पे, 2,4-DNP के साथ में टेस्ट नहीं देता, तो यहाँ 2,4-DNP नहीं लिखा है, 2,4-DNP ब्रेडी रीजेंट के साथ में, यानी कि क्या लिखा है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में हाइड्रोजोन बनाता है कि नहीं बनाता, नहीं बनाता। इसका मतलब अपनी एनसीईआरटी ये कहती है नहीं बनाता सब।
फिर ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ रिसेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, इसका मतलब इसके साथ में और इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता साहब। और एक नीचे और लाइन लिख रखी है, सेकंड लाइन की, ग्लूकोपेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन करने से मना कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब दो लोगों के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो अपने आंसर कौन से आएंगे, ए और ई। ए और ई बोले तो सेकंड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े। तो सवाल नंबर 126, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो एल्कीन को किस में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां कुछ आया है, तभी आपने उसका ऑक्सीडेशन करवाया होगा। तो देखो दोस्त, एल्कीन को किस में चेंज करना है, अपने अल्कोहल में, यानी कि यहाँ पे OH लगा दें, यहाँ पे क्या दे रखा है, CH2। किसके साथ में रिएक्शन करवा दो, HBO, B2S6, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं। और क्या दे दिया, H2O2 इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस करवा दें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि आंटी को मार्कोनिक हूं, अंकल को कुटी जड़ो है। किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, अल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का अपोजिट रूल, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ। जो मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करता वो एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसको एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, PCC का यूज कर सकते हैं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर एनहाइड्रस CrO3 का यूज कर सकते हैं आप। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्डिहाइड बना दो, अपने को ये चाहिए था दोस्तों, ये कर देगा। लेकिन अल्कलीन KMnO4 इसको COH में चेंज कर देगा साहब। हाइड्रेशन करवा देंगे तो OH उस साइड में आएगा, कोई मतलब नहीं। हाइड्रेशन करवा देंगे तो OH यहाँ आएगा, यहाँ नहीं लगाना। तो B यानी कि डाइबोरेन यूज करो या बोरेन यूज करो, वो तो एक ही बात है। तो फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया, फिर PCC। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया आपका, फोर्थ आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की अपन बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन A और B आपको पता है दोस्तों। B के बारे में पूछा गया है, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट, तो ये तो क्या होता है दोस्तों, फेलिंग सॉल्यूशन A होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, एल्कालिन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोसेल साल्ट यानी कि रूसा हुआ सोल्ट, सोडियम पोटेशियम यानी कि टार्ट्रिक एसिड, जिसका टार्ट फूटी हो उसको अपन क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। ये है दोस्तों सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका एल्कालिन सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन B कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। 128 नंबर, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल, क्रोमेटोग्राफी NCERT का। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया, 129 नंबर सवाल, एसिटिलीन दे दी दोस्तों। एसिटिलीन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, SP। इसका मतलब इसमें लगा दो फोर्थ। मेथेनॉल, मेथेनॉल बोले तो दोस्तों क्या होता है, एल्डिहाइड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, लगा दो फास्ट। मेथेनॉल, मेथेनॉल बोले तो CH3OH। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। फिर लगा दो दोस्तों प्रोपीन। प्रोपीन की अगर हम बात करें तो कौन सा है, sp3 भी है, sp2 भी है, तो लगा दो दोस्तों थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 यानी कि सेकंड लगाना था। तो देखो 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा आंसर आ गया दोस्तों, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो अपने को क्या दे दिया, देखो SN1 रिएक्शन। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनाओ दोस्तों, लूप टू ढाओ, ये देगा नहीं। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। ये कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री, बट क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अदर। इसका मतलब यही आ गया, ड्यू टू रेजोनेंस। 131 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, ओजोनोलाइसिस करवा दो 10। ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों, ओजोनोलाइसिस लगा दो, यानी कि फोर्थ नंबर। कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। एसिटिलेशन बोल दो, एसाइलेशन बोल दो, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट, ये लगा दो दोस्तों, एक नंबर। क्या करवा रहा है दोस्तों, रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन के लिए क्या है अपने पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। बेंजीन है, बेंजीन पे मिनिमम 1 अल्फा H है, या फिर एनी एटम के साथ में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो KMnO4 K2Cr2, जैसे कमीने लोग उसको COH में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब लगा दो तीसरे के साथ, तो मिला दो 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, सेकंड, 4 1 2 3। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 132, कोई मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दे रखा है दोस्तों, C6H14, कह रहा है कि 2 सेकेंडरी कार्बन चाहिए।
तो उसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूटेन दे दिया दोस्तों, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। 2,3 डाई मिथाइल दे रखा है, इसका मतलब ये तो 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, बाकी इसमें नहीं है। एन हेक्सेन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये कैसा है, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 2 डिग्री 2 डिग्री 4 हो गए दोस्तों, उसने तो 2 ही मांगे थे अपने से। फिर क्या दे दिया दोस्तों, पेंटेन। पेंटेन ये है सेकंड नंबर पर लगा दो दोस्तों, तो ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री है। फिर क्या दे दिया, ब्यूटेन की बात उसने की, ब्यूटेन यानी कि 2 2, इसमें एक ही 2 डिग्री है, एक 4 डिग्री है, बाकी 1 डिग्री है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो 133, ये अपने को रिएक्शन दे रखी है दोस्तों। ए पूछा गया है थाइनिल क्लोराइड के साथ में अगर अपन रिएक्शन करवा दें किसकी, अल्कोहल की, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये मिलता है, यानी कि एक तो RCl मिल गया, एक HCl मिल गया और एक SO2 मिल गया दोस्तों। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही क्या होती हैं, गैसें होती हैं जो एनवायरनमेंट में भाग जाती हैं। एल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड मानी जाती हैं। NaBr के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन करवा दोगे दोस्तों एसिडिक मीडियम में, यानी कि आपने NaBr के साथ में रिएक्शन करवाई, H2SO4 के साथ में क्या मिल जाएगा बताओ, Br आ जाएगा, साथ में क्या हो गया बताओ, वाटर और NaHSO4। तो देख लो दोस्तों कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड। यही मिला, यही मिलना चाहिए था, तो सेकेंड आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 134 नंबर, रिएक्शन दे रखी है दोस्तों, KCN के साथ में रिएक्शन करवा दो, ये भाग गया, क्या मिल जाएगा बताओ, CH3 CH2 और साइनाइड। फिर वो कह रहा है कि इसके दिल में H2SO4 डाल दो, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, ये मिल गई। फिर उसने कहा कि अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दो, तो ये बेस है, ये एसिड है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में कुछ बात हो गई और हो गई एसिड बेस रिएक्शन, ये मिल गया दोस्तों अमोनियम सोल्ट। उसके बाद में क्या कर दो, वो कह रहा है कि हीट कर दो, हीट करोगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये अपने पास क्या है दोस्तों, A है, ये अपने पास क्या है, B है, ये अपने पास क्या है, C है। यही है, अपने से क्या पूछा है देखो, प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद A है, A की बात की है दोस्तों उसने। ठीक है, क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट A बोले तो क्या आएगा बताओ, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल यानी कि कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, प्रोपेन और नाइट्राइल यानी कि 3 कार्बन के लिए। तो यही आया दोस्तों, यही आना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड दोगे तो कीटोन को किस में चेंज कर देगा बताओ, अल्कोहल में चेंज कर देगा। फिर वो कह रहा है कि कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, तो H पॉजिटिव इसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर लुटा देगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल गया आपको इंटरमीडिएट कार्बोक्टाइन। अब 2 डिग्री कार्बोक्टाइन किस में चेंज हो जाएगा, 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा, यानी कि आप इसको 3 डिग्री में चेंज कर दोगे, ये मिल गया दोस्तों इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब एल्कीन बना दो, स्टेबल एल्कीन कौन सी बना सकते हो, सेजेफ और हॉफमैन, 2 टाइप की एल्कीन बना सकते हो, जिसमें से आपकी मेजर कौन सी होगी, सेजेफ एल्कीन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पहले में तो यही बनेगा दोस्तों, दूसरे में ये नहीं बनेगा, मेजर नहीं है ये नहीं बन सकता दोस्तों। तो ये मिला और ये मिल गया, इसका मतलब थर्ड आंसर, ये नहीं बन सकता दोस्तों, तो इसका मतलब A और B कौन सा आंसर, थर्ड, यही है। चलो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें। 4 मई को दोस्तों फोड़ कर आना है पेपर नीट का। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC।